आज आप लोग के विशेष पहुंच गए। थैंक यू सो मच। मोहित भैया अब तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं। ये केक आपके लिए, हैप्पी बर्थडे। हाँ अच्छा। अरे अकेली 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 खाएगी तो मोटी हो जाएगी। सब लहर अकेली खाएगी तो मोटी हो जाएगी। आ जाओ घर पे। आओ घर पे, बच्चों को लेके आओ। हाँ रुक, मैं लॉकडाउन खुलने के बाद आऊंगा तो तू बनाना मेरे लिए। हाँ चलेगा। बनाया आज मोहित भैया के लिए। पल परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे, यही हमारा प्रयास है। आज का दिन हमने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया है। ये कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते, इस लॉकडाउन के चलते हम लोग सब बहुत परेशान हैं। हमारी अंदर की हंसी तो जैसे गायब ही हो गई है, बस हंस रहे हैं। क्यों ना हम आज इस मौके को सब एक साथ मिलकर के खुशी से थोड़ा सा अपने आप को उत्तेजित कर ले कि हाँ है, कुछ तो है। जो तुम मुस्कुरा दो तो बहारें हंसे, सितारों की उजली कतारें हंसे। जो तुम मुस्कुरा दो तो नजारे हंसे। जो तुम मुस्कुरा दो, हाँ तुम सभी, एक एक तुम सभी मुस्कुरा दो तो पुणे पल अपना परिवार हंसे। तो ये हमारी तरफ से थोड़ी सी बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो अभी हम तो सुनेंगे यशदीप जी को, बट अभी पुनीत जी आए क्या? हाँ जी, प्रेजेंट। तो अभी पुनीत जी आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम बढ़ाएंगे। पुनीत जी, संजय बंसल ने कर लिया क्या ज्वाइन? संजय बंसल जी नहीं, अभी तक नहीं किया साहब। चलो मैं चेक करता हूँ एक बार। हाँ आप कर लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी जी जी। मैं पुनीत जेएसजी पर्ल कमेटी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र पुनीत भैया। जय जिनेंद्र, और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन। आप में से कुछ लोग अपने अपने घरों में काम कर रहे हैं और कुछ को ऑफिस जाना पड़ रहा है, मेरी जैसे व्यापार संभालना पड़ रहा है। तो ये बात है कि हम ये जेएसजी का इवेंट कैसे चालू करें। तो कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यार पुनीत भैया और शमा भाभी कि जरा कुछ हंसी हंसी का प्रोग्राम करो। मैं पूछा क्यों भाई? बोले भैया 4 महीने से घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हंसे नहीं है, बीबी की छत्र छाया में बैठे हैं, और बीवियों से पूछा तो बोले 4 महीने से कुकिंग ही कर रहे हैं, हंसे कैसे पता नहीं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। तो जो लोग, कुछ लोग पूछते हैं कि आप लोग इतने डर के अंदर में भी बाहर जाते हैं, कुछ लोगों को व्यापार में जाना पड़ता है। पदम भैया हैं, मनीष भैया हैं, मैं हूँ, एक भी दिन हम लॉकडाउन में घर पे रुके नहीं, बाहर गए। जिनेश भैया भी जाते होंगे, सोनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि आप डरते क्यों नहीं है। तो यशदीप जी, मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो फिर मैंने 4 लाइन लिखी। मैंने 4 लाइन स्वागत कि गमों के धूप में भी मुस्कुराना पड़ता है। गमों के धूप में भी रिमोट किधर है? ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा के रखना पड़ता है। गमों के धूप में भी मुस्कुराना पड़ता है, ये चेहरा है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा के रखना पड़ता है। और हौसला अगर है तो उसका सबूत भी देना पड़ेगा। और डर है, कोरोना से डर तो हमको भी है, पर फिर भी ऑफिस जाना पड़ता है। अरे वाह 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 वाह। तो आई वेलकम योयो हरियाणी फेम यशदीप जी कौशिक, जो एक राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। सुनील जी बंसल, संजय जी बंसल, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और बड़े मंच के कवि हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शमा जी अजमेरा, हमारे प्रेसिडेंट का, जिनके अथक प्रयासों से आज एक राष्ट्रीय स्तर के कवि, एक बड़े मंच के कवि हमारे छोटे से जेएसजी पर्ल परिवार में आए। धन्यवाद जयदीप जी। और आई वेलकम देम बोथ कि आए, हमारे परिवार के साथ जुड़े और कुछ ऐसा प्रस्तुत करे कि हमारा परिवार बरसों आपको याद रखे। यशदीप जी कौशिक, आई इनवाइट यू टू दी मंच।
थैंक यू। थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, और जो संजय बंसल ज्वाइन कर चुके हैं क्या? जी भैया जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार। मुंबई से मेरे दोस्त संजय बंसल, वो भी मेरे साथ हैं आज के इस, आप लोगों ने जो ये खूबसूरत शाम सजाई है उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और साथ ही आज महाशिवरात्रि का एक बहुत बड़ा पर्व भी है जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो महाशिवरात्रि की भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्षमा अजमेरा जी, मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल बगल में पदम जी बैठे हुए हैं। अगर पदम जी को देखकर मुझे मिस्टर इंडिया याद आ रहे हैं, क्योंकि ये अचानक कभी कभी स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और कभी प्रकट हो जाते हैं। एक्चुअल आपने वो जो बैकग्राउंड सेट किया हुआ है तो उसके कारण ये अचानक डिसअपियर हो जाते हैं और फिर अचानक प्रकट हो जाते हैं। तो वो मैं कंफ्यूजन हो गया था कि कहीं इनको भी मिस्टर इंडिया वाली घड़ी तो नहीं मिल गई है। तो अगर आप अपना, अगर कोई तकनीकी समस्या ना हो तो आपका पोस्टर हम देख चुके हैं, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने पोस्टर बनाया है, जीएसजी ग्रुप। तो आप ये बैकग्राउंड नेचुरली कर दे तो मुझे बार बार जो आप डिसअपियर हो रहे हैं तो उससे मुझे थोड़ा सा मन में जो डर पैदा हो गया कि मिस्टर इंडिया कुछ और जादू ना दिखा दे यहाँ पर कुछ। अब वो घड़ी अजमेरा जी ने, क्षमा जी ने पहन ली है क्या? गायब हो गई ऐसे ही गई है, मुझे लगा वो भी घड़ी नहीं, यशदीप जी वो गायब नहीं होती है, वो गायब करती है। हाँ, वो गायब करती है। जो आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, जो बगल में बैठे अपने पति को गायब कर सकती है चुटकी में वो किसी को भी गायब कर सकती है। तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। और जी तो आज ये जो हास्य कवि सम्मेलन का आप लोगों ने आयोजन किया है, बहुत ही अच्छा विषय आप लोगों ने लिया है इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। और जैसा कि कवि सम्मेलन मंचों की परंपरा है, किसी भी कवि सम्मेलन का शुभारंभ हम माँ शारदे, माँ वाघेश्वरी, माँ सरस्वती के आह्वान के साथ करते हैं। तो कुछ पलों के लिए आप श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ मेरे साथ जुड़िएगा। माँ शारदे का आह्वान करना चाहता हूं मैं आज के इस कार्यक्रम में, ताकि ये कार्यक्रम सफलता की उन ऊंचाइयों को छुए जो आगे आने वाले समय में आप एक लंबे समय तक आप इस कार्यक्रम को याद रख सके, इस कार्यक्रम की मीठी यादें अपने दिल में संजोकर रख सके। तो मैं सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करता हूं कि क्यों हम माँ शारदे का आह्वान करना चाहते हैं, क्यों कवि सम्मेलन के मंचों की ये परंपरा है कि माँ शारदे के आह्वान के साथ ही कार्यक्रम का आगाज किया जाता है कि जिसकी कृपा बिना नहीं संभव कोई विचार हृदय तल पर मचले, जिसकी कृपा बिना नहीं संभव मुख से शब्द कोई निकले, जिसकी कृपा बिना मन मस्तिष्क शून्य शून्य सा लगता है, जिसकी कृपा बिना मानव भी पशु समान ही दिखता है, जिसकी कृपा मात्र से बुद्धि निर्मल पावन हो जाती है, जिसकी एक नजर पड़ते ही मन की दुविधा मिट जाती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे जिसके आदेश पर चलते हैं, जड़ चेतन सब जीव चराचर जिसकी माया से हिलते हैं, या यूं कहूं जो सारी जड़ता पल भर में ही हर लेती है, या यूं कहूं जो इस बेरंगी दुनिया में रंग भरती है, या यूं कहूं कि जिसके कारण हर रंग रंग सा खिलता है, या यूं कहूं कि जिसके कारण जीवन जीवन सा लगता है।
जब मूड मती पर कृपा हुई तो जग को कालिदास मिला, श्री रामचरितमानस को रचने वाला तुलसीदास मिला। सूरदास के नैन तू ही और मीरा के हर पद में तू, सरगम के 7 सुरों में तू, नटवर की हर थिरकन में तू, बच्चन की मधुशाला तुझसे, दिनकर की रश्मि रति तुझसे, कबीरा के दोहों में तू ही, रसखान की भक्ति भी तुझसे। और जिसकी वीणा की झंझनाहट सुन मन म्यूर हिलोरे लेता है, जिसकी तरंग बनके उमंग कोई गीत प्रफुल्लित होता है, जिसके स्नेह में भीग भीग हर शब्द सुसज्जित होता है, और जिससे भी रूठी माँ वाणी वो हर पल लज्जित होता है। अब शब्द शब्द को मेरे मैया अपनी रज से धार दे, नमामि मात शारदे, नमामि मात शारदे, नमामि मात शारदे, नमामि मात। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। माँ वागेश्वरी का मंच पर आह्वान हो चुका है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यक्रम निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप सफल होएगा। परंतु कहीं मुझे लग रहा है या तो आप सभी लोगों ने अपने ऑडियो म्यूट किए हुए हैं, कुछ लोगों के मैं देख रहा हूं कि वीडियो भी ऑफ किए हुए हैं। जो आप लोगों की प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच नहीं पा रही है, ऐसा तो नहीं है? बहुत बढ़िया। आप तो एक देखो, वो एक तो पहली बार ये हम लोग मंचों पर जाते हैं, लॉकडाउन में इस तरह के अब कार्यक्रम होंगे आने वाले समय में, जो आमने सामने बैठकर श्रोता सामने बैठे हुए थे, स्टेडियम खचाखच भरे होते थे और हम मंच पर जाते थे, तालियां बजती थी, कहीं कहीं सीटियां भी बजाई सुनाई देती थी। तो वो दौर तो अब फिलहाल तो चला गया, कितने दिनों बाद वापस वो समय आएगा कुछ कह नहीं सकते। परंतु आप लोग अभी भी इस माध्यम से भी अपनी तालियों से मुझे सूचित कर सकते हैं कि कार्यक्रम ठीक ठाक जा रहा है, मेरी आवाज, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। तो वो देखो समस्या क्या है, देखो लॉकडाउन में एक तो हमारा भी फायदा है, हमें पूरा तैयार नहीं होना पड़ता। ऊपर से मैंने शर्ट पहन ली, जैकेट पहन ली, अब नीचे पता नहीं बरमूडा पहन रखा है या पजामा पहन रखा है। यशदीप भाई लोगों का भी हालात सभी की ऐसी ही है, जो अजमेरा जी से लेके सभी की हालात ऐसी है, ऊपर ऊपर पहना हुआ, नीचे किसने क्या पहना हुआ किसी को नहीं पता, किसी को भी ऑब्वियसली। अच्छा, इनका आयोजकों का भी फायदा होता है, जैसे हम कहीं पर भी जाते थे तो हमारा वो शुरू में वो बुक्के वगैरह लेकर के खड़े होते थे, स्वागत करते थे, फिर शॉल पहनाते थे, फिर मोमेंटो देते थे और फिर मंच पर बैठे रहते थे। कभी काजू किशमिश आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, कभी चाय आ रही है, कभी कॉफी आ रही है, कभी स्नैक्स आ रहे हैं। तो आप लोगों का भी वो सारा खर्चा बच गया है और हमारा आने जाने का परिश्रम बच गया है, जो तैयार होने में मेहनत करनी पड़ती थी वो बच गई है। तो कुल मिलाकर के विन विन सिचुएशन है। बस इतना है कि इस तरह के कार्यक्रम में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि एक बार सभी लोग सेट हो जाएं, उसके बाद जितनी देर आप चाहोगे उतनी देर हम लोग आप लोगों के बीच में रहेंगे। क्योंकि वो क्या था कि एक बार वो कोई आदमी जा रहा था तांगे में, तांगा आप लोग सब समझते हैं मेरे ख्याल से, जो शोले फिल्म में बसंती चलाती थी, धन्नो खींच के ले जाती थी उसको। तो वो तांगे में वो व्यक्ति जा रहा था, तो वो एक अजीब सा वाक्या हुआ और रास्ते में तांगे वाला तांगे को रोकता, उतरकर उसके आगे थोड़ी देर डांस करता, नाचता और फिर बैठ करके आगे ले जाता। अब लगभग 4-5 बार ऐसा घटनाक्रम हो गया। वो हर 5 मिनट बाद तांगे को रोकता, उसके सामने उतर करके डांस करता और फिर तांगे को आगे ले जाता। अब वो जो आदमी बैठा हुआ था वो परेशान हो गया, बोले यार कमाल का आदमी है, तो हमें देर हो रही है, तू बीच में नाटक करने लग जाता है, उतर के इसके आगे डांस करता। बोला भाई साहब गलती मेरी नहीं है, दरअसल ये जो तांगे में आज घोड़ी लगी हुई है, ये घोड़ी शादी बारात की बुकिंग में जाया करती थी। अब जब तक इसके आगे थोड़ी थोड़ी देर में कोई डांस नहीं करेगा तब तक ये आगे चलने से मना कर देती है। तो हम भी वही तांगे वाली घोड़ी हैं
बारात में जो जाते थे बड़े बड़े मंचों पर, सामने से तालियां मिलती थी तो आगे कुछ अच्छा सुनाने का मन करता था। अरे वाह वाह। आपकी तालियां वही डांस का काम करेंगी, जिससे हमें आगे बढ़ने में और थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा। और ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाया था। आप हमें धन्नो या बसंती मत समझ लेना, ये आप लोगों से निवेदन है। हाँ, अगर समझना चाहते हो तो जी 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 भाई। हाँ, बोलो। जो शोले फिल्म में बसंती की इज्जत खतरे में थी और धन्नो ने बचाई थी, आज उसी तरह अपनी इज्जत खतरे में इनकी तालियां ही बचा पाएगी। इनकी तालियां ही बचाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और अगर आप समझना चाहते ही हो तो जय और वीरू समझ सकते हो हमें। हाँ, बट अगर आप लोगों की तालियों की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंची तो मुझे शायद शक ना होने लग जाए कि कहीं शोले के ठाकुर तो नहीं बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह, बस 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 जी, बहुत बस बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। थाली वाली मत पीटो, वो मोदी जी बजवा लेंगे आप लोगों से। और कोई पर किसी भी तरह की। यशदीप हाँ भाई, यशदीप जी, भाई जी। आपने जय वीरू तो डिफाइन कर दिए, गब्बर कौन है थोड़ा ये और पता चल जाए तो अपना अपना टारगेट सेट रखें हम। नहीं, गब्बर ऑब्वियसली ग्रुप लीडर शम्मा अजमेरा जी हैं आज की गब्बर तो। भाई जो गैंग लीडर है वही गब्बर होगा, तो जी अब नाम चलो जी। खैर हाँ जी प्लीज। मेरी बात हो रही थी शमा जी से, तो इन्होंने बताया कि इस तरह का ये कार्यक्रम पहली बार आप लोगों के। सबका काम चालू है ऑफिस का, इसलिए रखा। हाँ बिल्कुल चालू है और हमारा भी काम चालू हो चुका है। हाँ, अगर कोई पर्सनल बीच में आपको बातचीत करनी है तो आप उस समय म्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ठाकुर और तालियों की आवाज हमारे तक पहुंचती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा था कि शमा जी से मेरी बात हो रही थी इस कार्यक्रम के लिए, तो इन्होंने बताया कि ये जो कवि सम्मेलन फॉर्मेट का कार्यक्रम है आप लोगों के ग्रुप में पहली बार हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों को शायद अनुभव ना हो कि किस तरह से कवि सम्मेलन में तालियां बजाई जाती हैं। बहुत ही आसान तरीका है और ज्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ जोड़े से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पति पत्नी एक साथ बैठ करके इस तरह के कार्यक्रम में हंसी और ठाके लगाएंगे। सबसे बड़ी बात तो पति पत्नी एक साथ बैठ करके हंसेंगे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा शौक बन जाता है। तो बहुत आसान तरीका, मैं पहले महिलाओं को बताता हूं कि आपको तालियां किस तरह से बजानी है, और ये तरीका अगर आप लोगों की समझ में आ गया तो कहीं पर भी आपको ताली बजाने में कम से कम दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है कि अपना बायां हाथ अपने चेहरे के सामने लाना और उसके बाद बाएं हाथ की हथेली में आपको कल्पना करनी है कि उसमें आपके पति देव का चेहरा नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए दायां हाथ अपने आप ऑटोमेटिक बाएं हाथ के ऊपर ऐसे पड़ने लग जाए और ताली अपने आप जुड़ जाएगी। बहुत सिंपल ना। तो अब पुरुषों को भी मैं बता देता हूं, उनके लिए भी बहुत आसान तरीका है। आपको भी ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी अपना बायां हाथ अपने चेहरे के सामने लाना है। हाँ, पदम जी बिल्कुल टेस्टिंग मोड में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नहीं कर लो आप, अच्छा लगेगा मुझे। ताकि तो बायां हाथ आपको भी अपने चेहरे के सामने लाना है। और पदम जी जो सोच रहे हो वो काम तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो शाम को जो 2 रोटियां मिलती है ना वो मिलनी भी बंद हो जाएंगी। और वैसे ही श्यामा जी मिस्टर इंडिया है और कभी भी आपको चुटकी बजा के गायब भी कर सकती है। पुरुषों को तो देखनी है उस बिचौलिए की शक्ल जिसने आपका रिश्ता किया, फिर देखना दायां हाथ कैसे एकदम से पड़ेगा। तो सब लोगों को समझ में आ गया है। तो एक बार आप लोग बजा करके मुझे बताइए कि मेरी बात आप लोग पे पहुंच रही है, ताकि फिर मैं अगले कदम की ओर बढ़ूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर इतनी बारीक बातें आप लोग पकड़ गए हैं तो इसके बाद तो हम बिल्कुल ही हल्की फुल्की बातें करने जा रहे हैं, तो वो भी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। और आपको हंसते खिलखिलाते और तालियां बजाते इसलिए भी रहना चाहिए ताकि बाकी जो आपके पड़ोसी है उनको ये शक ना हो कि आपकी समझ में नहीं आई है, ताकि उनका भी दिमाग में जो भ्रम है वो बना रहे। और
अच्छा, आपने ये देखा होगा, चाहिए भले ही आपने इस तरह का कार्यक्रम नहीं करवाया है, बट कवि सम्मेलन आप लोगों ने सुने होंगे, कहीं किसी इवेंट में आप गए होंगे, या हो सकता है यूट्यूब पे आप लोगों ने कवि सम्मेलन के कार्यक्रम देखे हों। तो ये हर कवि को एक बीमारी होती है, सबको ताली चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों की तालियों से कोई कविता अच्छी या बुरी सिद्ध हो जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्यों ये कवि हमेशा तालियों के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कई कवि तो बद्दुआएं देने लग जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर आप मेरी कविता पर ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में आपको घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। यहां तक वो बद्दुआएं दे देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, बस ये इस टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ में आप लोगों के बीच में लास्ट स्टेंजा रख रहा हूं कि क्यों इन कवियों को आप लोगों की तालियों की जरूरत पड़ती है, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को दीन की और जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, मरीज को डॉक्टर की और नेता को वोटर की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बढ़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। अरे वाह वाह वाह। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कभी ना जाए खाली और जो ना पीटे अब भी ताली उसको पीटेगी घर वाली। नोट कर लेना मेरी ये बात आप बिल्कुल भी। और 1 घंटे के लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रखनी है दिमाग में, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप लोग इस कार्यक्रम का आनंद लें। और टेंशन देने के लिए आपके और हमारे रिश्तेदार ही काफी, और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिंदगी में कहीं से भी कभी भी बिना बुलाए टेंशन आ जाती है। ये संजय बंसल मेरा भाई मुंबई में एक बैंक में मैनेजर है, वैसे ये मूलतः ये भी हरियाणा का ही है, तो हरियाणा से यहाँ पर मुंबई में ये बहुत जल्दी आ गया था काफी समय पहले। अब हरियाणा का आदमी वैसे थोड़ा शर्मीला होता है, उसको ज्यादा व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होता। इसकी शादी हुई नहीं थी जिस समय ये मुंबई आया था। तो अब भाई साहब अकेला सिंगल शाम कैसे कटे, कोई लड़की इससे पट नहीं रही, टेंशन में रहता हमेशा। अब बड़ी मुश्किल से मेहनत करी इसने, या कुछ ऊपर वाले की कृपा हुई, एक लड़की पट गई गलती से। अब उसको साहब लेकर के गए डेट पर। अब बहुत घबराया हुआ, यार बड़ी मुश्किल से लड़की पटी है, पहली बार इसके साथ मैं डेट पर जा रहा हूं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, बड़ा टेंशन में। अब टेंशन में उसको जाते ही बोला डार्लिंग ये मेरी पहली डेट का एक्सपीरियंस है, कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझकर माफ कर देना। परंतु लड़की थी मुंबई की, स्मार्ट, एडवांस। उसने सोचा यार छोरा काम हाथ से जा रहा है, वो तुरंत इसके लिपट गई और झप्पी पाली, वो संजय दत्त वाली जादू वाली झप्पी, और तुरंत इसके लिपट गई और एकदम से बोली रे छोरे तेरा दिल तो कुरकुरे जैसा लाग गया। इसने मारा उसको झटका, दूर जाकर के गिरी, बोला आई कुरकुरे वाली, जेब में 5 रुपए का बीड़ी का बंडल था वो भी तोड़ दिया तूने। तो इस तरह से तमाम टेंशन्स हो जाती हैं। और मुझे पता चला है यहाँ पर कुछ शायद बच्चे भी हैं जो इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, कुछ हो सकता है अपने माता पिता के साथ ले रहे हैं। मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन इंडिविजुअली बैठा हुआ है, कौन अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है, बट अच्छा है, बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में होना चाहिए। और बच्चों के बारे में तो मैं क्या बताऊं साहब, कई बार अपने माँ बाप की पोल खोल देते हैं। अब ये संजय बंसल बहुत बड़ा कवि है,
आज बड़ी मुश्किल से इससे मैंने काफी देर मिन्नतें की, तब जाकर के आज इसने टाइम दिया कि हाँ ठीक है भैया आप कह रहे हो तो मैं 4 बजे उपस्थित हो जाऊंगा आप लोगों के बीच में। अदरवाइज इसकी अपॉइंटमेंट मिलना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मैं एक बार मुंबई आया तो मैंने इसको फोन किया, मैं यार संजय यार मुंबई आया हूं तुमसे मिलना है यार, बताओ कहाँ हो। बोला यार कोशिश मैं तो अमेरिका में हूं। अमेरिका क्या कर रहा है? कवि सम्मेलन है, मैं कवि सम्मेलन में आया हूँ। यार ये तो इंटरनेशनल कवि बन चुका है। खैर मुझे 2-3 दिन काम था, मैं रुक गया। 2 दिन बाद मैंने फिर इसको फोन किया, मैं कि यार संजय कहाँ पर हो, मिलना है तुमसे। बोला यार आज तो मैं लंदन में हूँ। मैं कि यार तुम 2 दिन पहले तो अमेरिका में थे, लंदन कैसे पहुंच गए? बोला आज लंदन में कवि सम्मेलन है। मैं कि यार ये तो बहुत बड़ा कवि बन चुका है, ये मुश्किल से हाथ में आएगा। मैं क्या किया, तीसरे दिन सीधा इनके घर ही पहुंच गया। अब वहां बाहर, घर के बाहर ही इनका बेटा खेलता हुआ मुझे नजर आ गया। वो मुझे पहचान गया, बोला अंकल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा। मैं बेटा पापा कहाँ पर है? बोला अंदर रसोई में मम्मी के साथ बर्तन धुलवा रहे। देखिए ठीक है बेटा तू यही रहे। वहीं से मैंने फोन मिलाया, मैं आया यार संजय कहाँ यार, मिलना है तेरे से। बोला यार कौशिक मैं तो आज कनाडा में हूं, तू कहाँ? मैं कि भाई मैं कनाडा के गेट पे खड़ा हूं, दरवाजा खोल। तो इस तरह की तमाम टेंशन्स आती रहेंगी, परंतु आपको टेंशन्स की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। आपको अपनी मस्ती में जीना है, अपने आनंद में जीना है। वो देखो बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय बड़े लोगों को देखते थे तो सोचते थे यार कितनी एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, कोई इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब अपना मस्ती कर रहे हैं। और हमारे को हर चीज के लिए कभी टीचर टोक देती है, कभी पेरेंट्स टोक देते हैं। हम सोचते थे अपना टाइम आएगा। थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तब भी वही रिस्ट्रिक्शंस, कुछ और टेंशन साथ में जुड़ गई। तब भी फिर हम सोचते थे कॉलेज जाएंगे तब शायद अपना टाइम आएगा। कॉलेज पहुंच गए, फिर करियर की टेंशन सताने लगी। हमें लगने लगा कि शायद नौकरी लग जाएगी तब अपना टाइम आएगा। खैर कॉलेज से पास आउट हुए, नौकरी भी लग गई। उसके बाद फिर और तमाम तरह की टेंशन्स, बच्चों की टेंशन, रिश्तेदारी की टेंशन्स, और करते करते उम्र बीत गई 50 के पार। और एक दिन डॉक्टर ने बताया कि इनका टाइम आ गया, रिश्तेदारों को बुलवा लो। तो वो टाइम आए उससे पहले हंस लो और खिलखिला लो। किसी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाद दो पंक्तियां मैंने देखी, वो पंक्तियां आप लोगों को सुनाता हूं कि खोल लेते दिल अगर, हंस बोल कर यारों के साथ, तो खोलना पड़ता नहीं हमको इधर औजारों के साथ। तो खोलना पड़ता नहीं हमको इधर औजारों के साथ। तो इसलिए खूब हंसिए और चेहरे पर मुस्कान रखिए। और मैं आप लोगों के बीच में अब आमंत्रित करना चाहता हूं हास्य के उस हरफन मौला कवि को, जिसका नाम होता है संजय बंसल। मैंने आप लोगों से उसका परिचय भी करवाया था। मूलतः ये हरियाणा के रहने वाले हैं, मुंबई में एक बैंक में मैनेजर है, पिछले कई सालों से मुंबई में ही सेटल हो चुके हैं और बहुत ही अपनी विधा के एक अद्भुत कवि हैं। इनकी प्रशंसा में ज्यादा क्या कहूं, 2-3 वाक्य तो मैं इनके सुना ही चुका हूं, और ज्यादा सुनाऊंगा तो हो सकता है बड़ी मुश्किल से काबू में आए हैं और ये नाराज होकर चले ना जाए। तो 4 पंक्तियां इनके सम्मान में बस यही कहना चाहता हूं और आपकी तालियों के साथ संजय बंसल को आमंत्रित करना चाहता हूं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। तो आप अपनी तालियों से आमंत्रित कीजिए, आवाज दीजिए हास्य के उस हरफन मौला कवि को, जिसका नाम होता है संजय बंसल। आओ बंसल। नमस्कार यशदीप जी, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। सचमुच मेरी उम्मीद से ज्यादा बेहतर ये कार्यक्रम चल रहा है और उससे ज्यादा बेहतर आप लोगों का रिस्पॉन्स है। मतलब हर बात पर तालियां इतनी तो कभी हमें स्टेज पे भी नहीं मिली जितनी आप लोग दे रहे हैं। मुझे वास्तव में ये इम्पोर्ट, संजय भाई
ये जी जो श्रोता हैं आज पहली बार इनसे रूबरू हुए हैं, थैंक्स टू शमा अजमेरा जी एंड पुनीत भाई जिन्होंने इन लोगों से हमें मिलवाया। जी वाकई इम्पोर्ट करने लायक श्रोता है और मैं तो चाहूंगा आगे कहीं भी अपना कार्यक्रम हो आप इनको जरूर इनवाइट करिएगा। जी जी साथ जी आएंगे हम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब घर से श्रोता लेके चलेंगे भी अच्छा आइडिया है। हाँ, ताकि बात का कोई लफड़ा ही ना बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात। यशदीप जी ने बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने शुरुआत भी की। देखिए हंसने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब 3-4 महीने आवाज थोड़ा बड़ा कुछ देखिए वॉल्यूम आवाज हाँ की तो बात सही रही है। देखिए जी हाँ अभी थी अभी ठीक है जी। शमा जी एक्चुअल में क्या है कि इनकी वाइफ बगल में ही बैठी हुई है तो आवाज नेचुरली निकल नहीं पा रही और मैंने कुंडी लगा दी है तो वो अंदर आ नहीं सकती इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ दोनों। अच्छी बात है जी। तो देखिए यशदीप जी ने बहुत अच्छा शुरुआत भी दी और आप लोग बहुत मजा भी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हंसने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम इंसानों में और पशु पक्षियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। आप देखिए हर पशु वो काम कर सकता है जो इंसान करता है, वहां प्रोडक्शन होती है, वो प्यार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, सब कुछ लगभग जो काम आदमी करता है सब कुछ पशु करते हैं, परंतु पशु कभी हंस नहीं सकते। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा, और मान लीजिए आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देख लिया तो समझ लेना वो गधा होने से आदमी होने की प्रक्रिया में है। और उसी प्रकार अगर कोई आदमी हंसना बंद कर दे तो समझ लेना वो आदमी होने से तो इसलिए आप हंसते रहिएगा साहब, हंसना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। और अभी सुरभि कासिलवाल जी राइट, वो एक ही ईयरफोन से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ दोनों एक ही ईयरफोन से सुन रहे हैं। मैं बड़ा अचंभित था, मैंने फोन करके पूछा भी, जब आप यशदीप जी आप बोल रहे थे तो मैंने सुरभि जी को फोन करके पूछा, मैं बड़ा प्यार है आपस में, आप एक ही ईयरफोन से दोनों लोग सुन रहे हैं। उसने कहा नहीं प्यार वाली कोई बात नहीं, दरअसल घर पे ईयरफोन एक ही है। ये बढ़िया। तो इसलिए सबका अपना अपना प्यार दिखाने का नजरिया है साहब, पर अच्छी बात है। और देखिए 4 महीने से पति पत्नी एक दूसरे के साथ दुर्भाग्य से एक कमरे में बंद है लॉकडाउन के कारण, तो हंसाने के जी दुख आपका भी वही है जो मेरा है। बहुत बढ़िया जी। और 4 महीने से लॉकडाउन में बंद है, इसलिए देखिए हंसाने के लिए बाहर के आदमी की जरूरत पड़ी, नहीं वरना जब आपको याद होगा शादी से कुछ महीने पहले जब एंगेजमेंट और शादी के बीच का पीरियड होता है जिसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं लाइफ का, जिसको मतलब सबसे अच्छा पीरियड वो माना जाता है जब एंगेजमेंट होती है और शादी से पहले के बीच की बात होती है। उस समय हमें हंसाने के लिए किसी दूसरे आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ती, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को हंसाते हैं। फिर धीरे धीरे शादी के कुछ साल बाद तक, 6 महीने बाद तक, 1 साल बाद तक वो प्रक्रिया जारी रहती है, पर उसके बाद आदमी को समझ में आ जाता है कि कम से कम मैं इसके साथ तो नहीं हंस पाऊंगा, फिर वो बाहर का आदमी चुनता है। अच्छा इन्होंने तो दो बुला ली। जरूरी है साहब, जरूरी है जी। अच्छा और दरअसल बात यहाँ तक नहीं है, मतलब देखिए अगर औरत नाराज हो, पत्नी नाराज हो तो आदमी दुखी होता है, क्यों नाराज है पूछता है, उससे कारण पूछता है, कई बार वो बताती नहीं, सोचते कि अपने आप समझ जाए। पर आदमी अगर खुश, औरत की नाराजगी पर आदमी नाराज होता है, आदमी दुखी होता है, पर पत्नी कब दुखी होती है, जब पति खुश हो। पति ऑफिस से अगर हंसता हुआ आ जाए तो पत्नी के लिए उससे बड़ा दुख का काम कोई नहीं है कि मेरे होते हुए बंदा हंस कैसे पा रहा है। जी सही कह रहे हो। पर सर बात एक और बात भी है, हम बेशक मजाक में कुछ भी कहें, मेरा एक ये भी मानना है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है, आपने सुना भी होगा। और कहते कि हर असफल आदमी के पीछे कई महिलाओं का हाथ होता है। इसलिए जो
जो लोग पर अच्छा लगा सर, संडे की ये शाम आप लोग हंसने के लिए बिता रहे हैं और कविताओं का कार्यक्रम किया आपने, जहां हंसी भी है, थोड़ी संस्कारों की भी बात होगी, कविताएं भी होगी, सब कुछ होगा। और मैं अपने बारे में, जब हम पत्नी की बात कर रहे थे साहब, अक्सर एक बात हमेशा मेरे मन में एक बात रहती थी, जब लॉकडाउन से, विशेषकर लॉकडाउन से पहले जब मैं ऑफिस जाता था, कि पत्नी जो विशेषकर हाउस वाइफ है वो घर में करती ही क्या है। और मैं तमाम पुरुषों की तरफ से, महिलाओं से, पत्नियों से माफी मांगते हुए ये बात कहता हूँ, हमें हमेशा ये रहता था कि पत्नी घर पर करती ही क्या है, पर 4 महीनों में हमें समझ में आया साहब कि पत्नी घर पर क्या क्या काम करती है। हमारे होते हुए जो हम शायद हमें नोटिस नहीं होता था, वो काम वो चुटकी बजाते ही कर देती है। और किसी को अगर पत्नी की अहमियत पूछनी हो तो इन 4 महीने में उन बैचलर लोगों से पूछो या उनसे पूछो जिनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी, कि पत्नी की अहमियत क्या होती है। मैं दुनिया की हर पत्नी को प्रणाम करता हूँ। हाँ हाँ, बगल में भी कर लो भैया प्रणाम, भाभी जी बैठी हैं। दरअसल ये बात मैंने कही इसलिए वो बगल में खड़ी सुन रही है। मैं समझ रहा, इसलिए नहीं कही, ये दरअसल ये स्क्रिप्ट लिख करके ही उन्होंने दिया है आपको। हाँ, जी जी। अब वो चली गई है, मैं अपनी औकात पे आता हूँ। आ जाओ। नहीं, होता क्या है ना सर, मैं बता दूं, देखिए लॉकडाउन में आदमी 2 चीजों से घिरा रहा है, एक मोबाइल और एक पत्नी, दोनों। और कई बार पत्नी ने कहा कि मोबाइल सौतन का काम कर रही है, पर मेरा ये मानना है कि मोबाइल और पत्नी में बहुत सारे समानताएं भी है और अंतर भी है। मोबाइल और वाइफ में सिमिलैरिटीज भी है और डिफरेंस भी है। मोबाइल और वाइफ में सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों स्पीकर मोड में बोलते हैं, पर मोबाइल और वाइफ में अंतर भी बहुत है। मोबाइल और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर ये है, आप जरूरत समझे तो एक समय में 1 से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वाइफ के लिए ये सुविधा नहीं है। सही है। अगर आपका बहुत खुश हुए। नहीं, अच्छा एक बात मैं बता दूं, हम कवियों की जिन बातों पर ये पति लोग ताली बजा रहे हैं, जब तक हम हैं तब तक तो आप बचे रहेंगे, हमारे जाने के बाद आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। बस एक बार कैमरा ऑफ होने की देर है, उसके बाद तो फिर घर में दूसरा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मोबाइल और वाइफ में दूसरा सबसे बड़ा अंतर ये है, अगर आपका खुद का मोबाइल खराब हो जाए तो आप पड़ोस से मोबाइल लेकर उससे भी इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं, पर वाइफ में यह सुविधा नहीं है। मोबाइल और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर यह है, अगर आपको समझ में आ जाए तभी ताली बजाना। मोबाइल और वाइफ में सबसे बड़ा अंतर यह है, मोबाइल अगर खराब हो जाए, बिगड़ जाए तो वो बंद हो जाता है, और वाइफ अगर बिगड़ जाए तो वो शुरू हो जाता है। भाई वाह, बहुत अच्छे। जी अच्छा, देखिए मैं, आप कहेंगे कि महिलाओं के ये मतलब पक्ष में बात नहीं कर रहा है, मैं कारण बताता हूँ आपको, बहुत विस्तार से समझाता हूँ कि ऐसी बात क्यों है। मैं कोई ऐसी आकाश चांद तारों की बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए हम जो पति लोग होते हैं ना, बहुत मोहब्बत से भरे होते हैं, और पत्नी मुझे माफ करे, पत्नियों में वो मोहब्बत नहीं देखी जाती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का आंसर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। क्या है, बिल्कुल लॉजिकल है। पंकज जी पहली बार हंसे हैं। पहली बार उनके मतलब की बात हुई है। हाँ, उनको समझ में आई कि यार ये तो काम का बंदा है, हमारे फेवर में बोल रहा है। जी जी जी, ठीक। तो मैं, अच्छा एक और बात है, मैं बता दूं मैडम आपको, होता क्या है ना, आप प्रकृति के सारे नियम बदल सकते हैं, पर औरतों की पुरुषों के औरतों के प्रति जो मानता है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है, ये लोग बोल रहे। तो उनके मोबाइल का चार्जर खराब हो गया। आप जो डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज बता रहे थे वो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं दरअसल। हाँ, आप चालू रखिए। जी, बहुत सही जी।
तो मैं बात कर रहा था कि देखिए मैं बता दूं, जो हम पुरुष लोग हैं, औरतों के प्रति जो पुरुषों की मानसिकता है वो नहीं बदल सकती, प्रकृति के सारे नियम बदल सकते हैं। अच्छा, एक मैं संजय बीच में रोक रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो भी हम पति पत्नी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए हैं। कृपया हमारे किसी भी बात को से आप उत्साहित होकर अपने घर में प्रयोग मत करना, और प्रयोग करते हैं तो वो अपने रिस्क पर ही करना। सही बात है, सही बात है। म्यूचुअल फंड की तरह आपने भी बता दिया कि रिस्क अपने रिस्क पे ही इन्वेस्ट हाँ, बिल्कुल। जी बहुत बहुत अच्छा किया सर। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जी जी, बहुत सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिल्कुल जी सर। जी। तो हाँ, कंटिन्यू जी, तो मैं बात कर रहा था साहब, जो पुरुषों की औरतों के प्रति मानसिकता वो नहीं बदल सकती। मैं अपनी सालगिरह के दिन माथेरन हिल स्टेशन, आप सभी गए होंगे माथेरन, अपने जो हिल स्टेशन है वहां गया हुआ था, और उस हिल स्टेशन पर मैंने देखा, नीचे खाई के नीचे मैं देख रहा था, मेरा अचानक पैर फिसलने को हुआ। मेरी पत्नी ने, मैं नीचे खाई में गिरने को था, मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ा और मुझे बचा लिया, ऊपर खींच लिया। मैंने पत्नी से कहा, आज तूने मुझे बचा लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। पर मुझे एक बात बताओ, अगर आज मैं नीचे गिर जाता, खाई में गिर जाता, मुझे कुछ हो जाता, तो तुम कहाँ रहती, किसके साथ रहती? उसने कहा, कहाँ सालगिरह के दिन इतनी मनुष्यत भरी बातें कर रहे हो। मैंने कहा, देखो तुम फिर भी मान लो मैं अगर नीचे गिर जाता, कुछ हो जाता, तो किसके साथ होती? उसने कहा फिर मैं अपनी छोटी बहन के साथ रह लेती। फिर उसने पलट कर यही सवाल मुझसे किया, अगर मान लो मैं गिर जाती, मेरा पैर फिसल जाता, मुझे कुछ हो जाता, तो तुम कहाँ रहते, किसके साथ रहते? मैंने कहा, अपना भी वही इरादा था। तो सही जा रहे। नहीं सर, मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए सर, हम जो काम करने वाले लोग ऑफिस जाते हैं और कहीं जाते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, आते हैं, संडे की छुट्टी मिलती थी, अब लॉकडाउन से पहले की बात है ये, और संडे की छुट्टी मिलती थी तो होता क्या था, पत्नी की इच्छा रहती थी कि घुमाने ले चलो, कहीं भी घुमाने ले चलो। और घुमाने ले भी जाए आदमी, अपनी टैक्स से बची खुची सैलरी में से घुमाने ले भी जाए, तो पर समस्या क्या आती है, आप उसको घुमाने लेकर जाओ तो लेकर जाओ कहाँ? अगर आप उसको मान लो समुद्र किनारे किसी बीच पर ले जाओ तो वो कहेगी कहाँ ले आए, टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाओ तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर आप उसको बाजार में ले जाओ तो वो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली, शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा, पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। नहीं वाह, सही में मरते हैं तभी जाते हैं। पर ये आप अपने घर पर प्रयोग ना करें। तो मैं कविता भी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक सच्ची घटना से प्रेरित एक कविता। साहब, माथेरन में घूमने गया था, आप सभी भी घूमने गए होंगे, या वहां नहीं गए हो तो किसी और हिल स्टेशन पर जहां पर आप गए हो, वहां से दृश्य याद रखिए कि पत्नी की इच्छा पर, या यूं कहिए उसके आदेश पर, छुट्टी के दिन घूमने का कार्यक्रम बनाना पड़ा और पिछले इतवार को माथेरन जाना पड़ा। अपने 2 पहिया वाहन से गिरते पड़ते जैसे तैसे माथेरन पहुंचे। हर कदम 2 कदम पर एक आदमी आता, कमरा चाहिए क्या साहब ये चिल्लाता। ना करते जब मैं थक गया था तो मेरे मुंह से सच निकल गया था। मैंने कहा, जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है, और मुझे कमरा नहीं चाहिए, मेरे साथ वाली मेरी पत्नियां घूमने लायक नहीं होती है, घुमाने लायक नहीं होती है। नहीं जी, बिल्कुल होती है मैडम, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैं तो बल्कि मेरी बीवी घूमने गई हुई है, मैं कविता सुना रहा हूँ। तो जी, ये सच्ची घटना है। ये एक सच्ची घटना है मैडम। देखिए, कविता में क्या थोड़ा आर्टिकुलेशन तो होता है मैडम जी। अगर हम यहाँ प्रवचन करने लग जाएंगे तो फिर किसी को आनंद भी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रवचन तो सुबह टीवी चैनलों पे सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं। वो बाबा, मुझे याद है प्रवचन से, वो कोई ज्योतिषी ये नहीं बता पाया था फरवरी तक कि 4 महीने। मेरे को तो एक ज्योतिषी को मैं हाथ दिखाने चला गया था, उसने कहा, संजय भाई तुम्हारा मार्च से ऐसा शानदार समय शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान के काव्य मंचों पर तुम रहोगे। ऐसा मार्च से कोरोना लगा और काव्य मंच रहे ही नहीं, बस मैं रह गया।
तो और मैं फिर उससे भी बड़ी घटना हुई साहब, मुझे बीच में याद आ रही है। वो मुझे याद है जब कोरोना लग गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो एक बाबा के पास एक आदमी गया। उसने कहा बाबा कोई उपाय बताए कि कोरोना से बचे रहे। बाबा ने उसके हाथ पे रखा, उसने चखा, बोले बाबा ये तो कड़वा है। बोले भाई साहब ये सैनिटाइजर है, पहले हाथ साफ कर लो। तो बड़ी दुविधा की स्थिति है जी। मैं कविता पर था कि माथेरन की कविता पत्नी की, जी जी, अपनी है, जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है, और मुझे कमरा नहीं चाहिए क्योंकि साथ वाली मेरी पत्नी ही है। खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई, फिर किसी की कमरा तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहाँ पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। ऐसा बेवकूफ पति किसको कहाँ कौन मिलेगा। वाह 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 वाह। क्योंकि बात बेशक कड़वी हो पर सच्ची लगती है, पत्नी हो या नौकरी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। खैर कुछ दूर आगे बढ़े, एक घोड़े वाला आया, बोला साहब माथेरन घुमा दे। पुनीत जी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और बीच बीच में तालियां बजा रहे हैं और पत्नी के साथ बैठे हैं, और समझ में नहीं आ रहा कौन पति है कौन पत्नी है। इतना चेहरा मिलता है मैडम आप दोनों का। बस ड्रेस का ही अंतर है, बाकी सब जी नहीं बिल्कुल जुड़वा तो नहीं लग रहे ना। हाँ नहीं जुड़वा नहीं लग रहे हैं बिल्कुल। हम एक हो चुके। बहुत बढ़िया। नहीं वैसे भी साहब शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी बड़े भाई की तरह लगने लग जाते हैं, तो चेहरा इतना मिलने लग जाता है। और ये दो बदन एक जान हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो खैर कुछ दूर आगे बढ़े, घोड़े वाला आया, बोला साहब माथेरन घुमा दे। मैंने कहा कहाँ कहाँ घुमाओगे। उसने कहा झील हनीमून पॉइंट सब दिखा देंगे। मैंने कहा चार्ज कितना करोगे। उसने कहा 700 रुपए लगेंगे। मैंने कहा 700 रुपए दे दूंगा, पर तुम बाद में ये तो नहीं कहोगे कि 10 मिनट वहां ज्यादा लगी थी उस नाम का अलग से लगेगा, 15 मिनट वहां ज्यादा लगी थी उस नाम का अलग से लगेगा। मेरी पत्नी ने पीछे से टोका, इतनी शर्तें क्यों खोल रहे हो, इतना मोलभाव क्यों कर रहे हो। मैंने कहा तुम चुप रहो, आज से ठीक 2 साल पहले मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी, पर शर्तें नहीं खुली थी, रेट भी तय नहीं हुआ था, इसलिए आज तक भुगतान कर रहा हूँ, या यूं आज तक भुगत रहा हूँ। इसलिए आज घुड़सवारी तभी होगी जब सारी की सारी शर्तें खुल जाएंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मैं एक जिंदगी का वास्तविक किस्सा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले जब मैं भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करने पहली बार मुंबई आया था, तो शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता रूम पर जा रहा हूँ, फ्लैट पर जा रहा हूँ। आज शादी के 2 साल बाद जब शाम को ऑफिस से निकलते वक्त कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ घर जा रहा हूँ। ये पत्नी है जो ईंट और सीमेंट से बनी हुई 4 दीवारी को घर में तब्दील कर देती है। भाई वाह, वाकई नहीं कहना पड़ता है साहब, मुझे पता चला चेक पर एक मैडम के ही साइन होने हैं। तो इसलिए जी बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है जी नहीं, और देखिए एक विषय और भी था साहब। अभी लॉकडाउन में लोग अलग अलग चीजों को मिस कर रहे थे। कोई मतलब बाहर जाने को, शॉपिंग को मिस कर रहा था, कोई अपने कोई प्रियजन अगर कहीं अटका फंसा हुआ है तो उसको मिस कर रहे थे। पर मेरे साथ ये कोई समस्या नहीं थी। मैं सबसे ज्यादा जो मिस कर रहा था वो कर रहा था दोपहर के वक्त ऑफिस के कैंटीन के खाने को। मैं आपको कारण सहित बताता हूँ। दरअसल जैसे अन्य लोगों की शिकायत रहती है कि कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है, बाहर का खाना अच्छा नहीं है, नीरस है, मजा नहीं आ रहा है, बैचलर लोगों की जैसी शिकायत रहती है। पर शादी के बाद मेरी वो शिकायतें लगभग खत्म हो गई। हुआ क्या, जी मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। हुआ क्या, मेरी लव मैरिज है, और चूंकि प्यार अंधा होता है
इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं, खाने को लेकर लगभग उतने ही एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए। अच्छा देखिए हुआ क्या, मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। हुआ क्या, मैं बाजार गया हुआ था, सामने पानी पूरी का ठेला था। मेरी इच्छा हुई चलो गोलगप्पे पानी पूरी खाते हैं। मैंने पत्नी से कहा चलो पानी पूरी खा लेते हैं। उसने कहा क्यों बाहर की पानी पूरी इतनी अच्छी नहीं होती, और बाहर क्यों पैसे लगा रहे हो, मैं तुम्हें घर पर जाकर बनाकर दे दूंगी। मुझे भी उसका प्रस्ताव अच्छा लगा। घर आए, उसने मुझे सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पूरा 575 रुपए का सामान था। 20 रुपए बचाकर 575 रुपए लगाकर एक बैंकर होने के नाते मेरी आत्मा तक मुझे धिक्कार रही थी। खैर उसने राज की बात तो बाद में बताई। भी सुनो जी, मैं आज आपके प्यार में पहली बार पानी पूरी बना रही हूँ। जी मैं आपके प्यार में, जी सुरभि जी को भी अपना किस्सा याद आ गया, बहुत अच्छी बात। जी सभी के साथ लॉकडाउन में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं साहब, और हम पति ना बाहर जाकर खा सकते थे, हमारी भी मजबूरी थी। और दरअसल समस्या दूसरी थी, वो अगर पूछ भी लेती थी कि कैसा बना है, अब आदमी मुंह पे जो खाते हुए एक्सप्रेशन आ रहे होते थे, और फिर बाद में ये भी कहना कि अच्छा बना हुआ है, उसके बीच जो बैलेंस करने का काम होता था, सबसे मुश्किल वही होता था। तो इसलिए पत्नी से मेरी, दुनिया की हर पत्नी से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो बेशक हमें कुछ भी दे दे, घास फूस खाने को कुछ भी दे दे, हम राजी खुशी खा लेंगे, बस आके पूछे मत कैसा बना है। सही बात। फिर झूठ बोलना कई बार मुश्किल हो जाता है भाई, आकर ऊपर जाकर हमें भी यमराज को हिसाब देना जिंदगी में कितना झूठ बोला। जी और कई बार मेरा एक और निवेदन है, जब खाना आप परोसे तो बता भी दे किस चीज की सब्जी बनी है, ताकि शाम को अगर डॉक्टर को बताना पड़ जाए तो कम से कम पता तो हो कि दिन में खाया क्या था। जी तो मैं आपसे बता रहा था कि मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, सुनो जी देखो मैं आज आपके प्यार में पहली बार पानी पूरी बना रही हूँ, अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए ना प्लीज माइंड मत करना। और यकीन मानिए उससे कोई ऊंच नहीं हुई। भाई साहब उस दिन उसके हाथ की बनी हुई पानी पूरी खाकर मेरे मन में ऑफिस के कैंटीन के खाने के प्रति इज्जत और बढ़ गई। अच्छा देखिए क्या होता है ना, देखिए मतलब इसका एक और कारण है, ऑफिस का खाना हमें अच्छा क्यों लगता था, कैंटीन का खाना एक और कारण है उसका, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है ना, जब आप ऑफिस में जाते, कैंटीन में खाना अपना पैसे देते हो, खाना लेते हो, आपको अपनी इच्छा अनुसार खाना परोसता है, आप लेकर टेबल पर बैठकर खाने लग जाते हो। उसके बाद खाना परोसने वाले में और खाना खाने वाले में कोई संबंध, कोई डायलॉग नहीं होता है। पर घर पर ऐसा नहीं होता। टेबल पर खाना रखा, आपने एक बाइट मुंह में ली, किचन से आवाज आती है, सुनो जी मैं आपको कह रही थी कि जनवरी में घुमाने ले चलो, आप मुझे लेकर नहीं गए। ये तो सही है। मैंने माँ यार देखो क्या है ना, मैंने तो आप बोले कि हाँ यार चलना, तो यार तुमने मना कर दिया। यार मैंने कहा तो था कि हम जुलाई में घूमने चल पड़ेंगे, पर जुलाई में तो देखो अब लॉकडाउन लग गया। फिर यार अब मैं क्या बताऊं भाई, मुझे क्या पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा है, और मुझे लगा कि चलो जुलाई में ऑफिस की छुट्टी भी नहीं मिल रही है, और इसलिए मुझे लगा कि चलो जुलाई में ऑफिस की छुट्टी लेकर चल पड़ेंगे। तुम्हें हमेशा मेरा काम हो तो ऑफिस की छुट्टी याद आती है। अब तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई बहन कुछ भी काम आधी रात को 12 बजे भी तुम्हें काम कह दे तो तुम आधी रात को 12 बजे काम कर दे, तो सुबह तक का इंतजार नहीं करते। और मैंने जनवरी में तुम्हें घूमने के लिए कह दिया तो तुमने 6 महीने बाद जुलाई में घुमाने के लिए कहा। यार मैंने सोचा कि तुम जुलाई में चल पड़ेंगे, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं आप जनवरी में भी तो जा सकते थे, क्या आपको पता नहीं था कि जुलाई में कोरोना आने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है? पता यार मैं कैसे मुझे कैसे पता लगेगा कि जुलाई में कोरोना आने वाला है?
मैं ये बात कैसे एंटिसिपेट करता? क्यों तुम इतनी छोटी सी बात एंटिसिपेट नहीं कर सकते यार? अरे अमेरिका तक, भारत सरकार तक एंटिसिपेट नहीं कर पाई, मोदी जी तक एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि जुलाई तक लॉकडाउन जाएगा। देखो सुनो, मैंने शादी तुमसे की है, मोदी से नहीं। अच्छा, राज की बात ये है कि आप पत्नी को अगर लड़ने की मूड हो, उसका मन हो, तो वो पति की गलती की मोहताज नहीं है। वो एक हाइपोथेटिकल, काल्पनिक सिचुएशन क्रिएट करती है, उस सिचुएशन के बेस पर आपसे सवाल जवाब करती है और उसमें आपको बड़ी चतुराई से फंसा लेती है। भाई साहब, मुझसे परसों खाने की टेबल पर मैंने खाना शुरू किया, मुझसे आकर बोली, सुनो जी, अगर मान लो कोरोना की बाजार में वैक्सीन आ जाए और एक ही वैक्सीन बची हो, तो आप मुझे लगवाएंगे या खुद को लगवाएंगे? ऐसा मैं धर्म संकट में, मैंने कहा, मैंने अपनी पत्नी भक्ति दिखाते हुए कहा कि ठीक है, तुम्हें लगवा दूंगा। उसने कहा नहीं जी, आपके बिना हमारा क्या होगा, आप है तो सब कुछ है, आप ही मेरी दुनिया है, आप खुद को ही लगवा लेना। अगर ऐसी कभी नौबत आए कि वैक्सीन बच जाए तो आप खुद को ही लगवा लेना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं खुद को लगवा लूंगा। अजीब सेल्फिश आदमी हो, मैंने तो ऐसे ही प्यार बस कह दिया कि तुम खुद को लगवा लेना, तुम्हें पलट के ये नहीं करना मुझे लगवा। भाई साहब 15 मिनट वो लड़ाई चलती रही। उसके बाद मैंने 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ याद किया, तब जाकर मेरी नजर बच्चे पर पड़ी और मैंने कहा, ना तुझे ना मुझे, बच्चे को लगवाऊंगा। तब जाकर पिंड छूटा। तो सस्ते में छूट गए। पर सर, मैं एक कविता और कहना याद किया ना। यशदीप जी, एक बात समय का मुझे बता देना, कहीं ऐसा ना हो मैं पेमेंट से ज्यादा पड़ जाऊं तो। नहीं, वो तो ओवरफ्लो हो चुका है। नहीं, ऐसा ना हो, ये कोई बात नहीं, ऐसा ना हो। बहुत अच्छे लोग हैं, जो पेमेंट इन्होंने देनी थी वो दे चुके हैं, उसकी टेंशन मत लो। अब जो इनकी हंसी और ठाके सुनाई दे रहे हैं, वो आपको बोनस मिल रहा है। ओह, अच्छा, वो 100 रुपए आपने पेमेंट भेजी थी सुबह। धन्यवाद। नहीं, टेंशन मतलब, मैं चेक कर रहा था, तुम्हारे अकाउंट में ही जाएंगे, कहीं और नहीं जा रहे। सही बात। जी, बहुत सही। देखिए, मैं एक कविता और सुनाना चाहता हूँ सर। एक बात, हंसाने के लिए आप लोगों को बहुत कुछ कहा, पर एक बहस आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुनते हैं, प्रिंट मीडिया में भी सुनते हैं, और बहुत लंबे समय से, पिछले 6-7 सालों से एक बहस बहुत चलती आ रही है, डिस्कशन चलता जा रहा है कि महिला और पुरुष बराबर है। आप हर जगह सुनते हैं साहब, महिला और पुरुष बराबर है, पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मैडम अजमेरा मैडम जी यहाँ बैठी है, मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि महिला और पुरुष बराबर हो। मैं कारण पढ़ता हूँ कविता के माध्यम से और आपको बताना चाहता हूँ। मनीष जैन जी, माता जी भी बैठी है, मैं प्रणाम करता हूँ साहब। अच्छा लग रहा है कि हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठे हैं। बड़ा अच्छा लगता है सर, इस तरह के कार्यक्रम में जब आप लोग मिलते हैं तो सचमुच इस लॉकडाउन की निरस्ता जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो मैं लॉकडाउन, मैं बात कर रहा था महिला और पुरुष की बराबरी की। मेरा ये मानना बिल्कुल भी बराबर नहीं है। मैं कारण पढ़ता हूँ कि महिला और पुरुष बराबर क्यों नहीं है। कह रहे हो ये जो तुम, वो सरासर गलत है। न थे महिला पुरुष बराबर कभी, न अब हैं। पिता के पास कब होती है माँ सी ममता। पिता के पास, मैं एक रिश्ते को परिभाषित करता हूँ कि पिता के पास कब होती है माँ सी ममता, भाई के पास कब होती है बहन सी सहनशीलता, दोस्त कहाँ प्रेमिका सा ध्यान रख पाते हैं, पत्नी है तो सोने मकान घर बन जाते हैं, पत्नी है तो सोने मकान घर बन जाते हैं। बेटा कहाँ बेटी सा समझदार, जी, बेटा कहाँ बेटी सा समझदार पाया जाता है। और यहाँ जितनी भी बेटियां, महिलाएं मेरी बात सुन रही हैं, मैं बता दूं कि हम अपने घरों में अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला लेते हैं, परंतु अपने बेटे को कभी भी बेटी कहकर नहीं बुला पाते। नहीं बुला, क्योंकि हम अपने घरों में अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला लेते हैं, परंतु अपने बेटे को कभी भी बेटी कहकर नहीं बुला पाते, क्योंकि जरूरत पड़ने पर
एक बेटी का रोल भी अदा करती है, बेटे का रोल भी अदा करती है, परंतु दुनिया का कोई भी बेटा जरूरत पड़ने पर बेटी का रोल अदा नहीं करता। सही बात। सब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बेटा बहुत कहाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनील जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बेटा कहाँ बेटी सा समझदार पाया जाता है, पुरुष कहाँ स्त्री सा वफादार पाया जाता है। और यहाँ फिर मैं महिलाओं को बता दूं कि हम वफादारी के मामले में हम पुरुष 2 कौड़ी के नहीं होते हैं। मतलब पूरी रात जिन जुल्फों की तारीफ में हम गुजार देते हैं, सुबह आलू की सब्जी में अगर एक बाल भी आ जाए ना तो हमारी जो वफादारी बहुत सीमित समय के लिए होती है। जी, बेटा कहाँ बेटी सा समझदार पाया जाता है, पुरुष कहाँ स्त्री सा वफादार पाया जाता है। ऑफिस व घर दोनों की जिम्मेदारी निभाती है, एक नहीं 2-2 घरों को वो महकाती है। इसलिए ये तुलना ही बेकार एवं व्यर्थ है। महिलाएं पुरुषों से कल भी श्रेष्ठ थी, आज भी श्रेष्ठ है। महिलाएं पुरुषों से कल भी श्रेष्ठ थी, आज भी श्रेष्ठ है। यशदीप जी बहुत ही बढ़िया और शानदार भाई संजय बंसल ने बहुत ही अच्छा समा बांधा, और आपको लगता हो कि इन्होंने वाकई तारीफ लायक काम किया है, तो मैं एक बार आप सभी की तालियां सुनना चाहूंगा। सही बैलेंस किया, उन्होंने बैलेंस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस करने की तो देखो ऐसा है, बचपन से ही इनकी आदत है, हमेशा चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से बैलेंस करते हैं। वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत न चिकने पात। बचपन में ही पता चल जाता है कि आदमी कितना बड़ा होकर के गुणों से संपन्न होगा। बैलेंस करते करते इनका गला भी सूख गया, पानी पीने की इनको आवश्यकता पड़ गई है, पी लीजिए कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ बचपन से ही इतना होनहार था। पर मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ, पानी ही है। हाँ हमने आश्वासन मांगा नहीं था, पर आपने बिना मांगे दिया तो हमें शक होने लगा है कि कुछ और लग गया। सही बात है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बचपन से ही मैं बता रहा था, बहुत ही होनहार व्यक्ति है ये, और इसीलिए इसको आज इस कार्यक्रम में मैंने अपनी टीम में शामिल किया। ये मेरे ख्याल से 4th या 5वीं कक्षा में पढ़ता था क्लास में ये। तो उस समय एक दिन क्लास में मास्टर जी आए इनके हिंदी के, बोले बच्चों आज तुम्हें एक मैं विषय देता हूं, उस विषय पर आपको 4 पंक्तियां लिखनी है। विषय दिया उन्होंने रोटी। तो अब इन्होंने क्या पंक्तियां लिखी वो आप लोगों को बता। संजय बंसल बोले कि भूखा मरता रोटी पर, मोटा मरता मोटी पर। कि भूखा मरता रोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, मास्टर जी की 2 बेटी हैं, मैं मरता हूं छोटी पर। तो बचपन से ही ये इतने होनहार रहे हैं, और इनके जो सुपुत्र हैं वो इनसे भी 2 कदम आगे। मैं अभी पीछे एक बार इनके घर जाने का मुझे अवसर मिला, तो वहां पर शमा जी आप मुझे बता दीजिएगा जब आपको लगे कि इसको वाइंड अप करना है, और अगर आप कंफर्टेबल है तो अभी हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आधे घंटे बाद मुझे दरअसल बर्तन मांजने जाना है, उसके बाद तो मैं बीजेपी करना, बीजेपी। हाँ, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हम कवियों को भी करना पड़ता है, वो अलग बात है। आप वर्क फ्रॉम होम करते हो और हम वर्क ऑफ होम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना सा ही है जी। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैं एक बार इनके घर गया तो वहीं इनका बच्चा बड़ा शैतान है, खेलता रहता है गली मोहल्लों में, तो वहीं मुझे भारी नजर आ गया। तो मैंने उससे पूछा, बेटा पापा है घर पे? बोला कौन से पापा? कि कौन से पापा मतलब तेरे कितने पापा हैं भाई? बोला मेरे तो 5 पापा हैं। वो पांडव तो सुने थे, ये कलयुग में कौन से पांडव आ गए? बोले अंकल ज्यादा ना हंसो मत, आपके तो 6 पापा हैं, लेकिन मेरे 6 पापा। यार बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है तू तो। अच्छा चल तू गिनवा दे, तेरे को चॉकलेट दूंगा इनाम। बोला अच्छा अंकल गिनना शुरू करो। बोला नंबर 1 जो आपके बायोलॉजिकल फादर है, जिनका नाम आपके पैन कार्ड पर, आधार कार्ड पर, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, पासपोर्ट में दर्ज है। क्या बिल्कुल ठीक है, ओके।
बोले परम पिता परमात्मा जो पूरी सृष्टि के पिता हैं, आपके क्या हुए? मेरे ही पिता हुए। कि ठीक है, और बता। बोले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के पिता हैं, आपके क्या हुए? पिता हुए। पिता हुए। बोले गाय हमारी माता है और बैल? मैं यार ये भी ठीक है। और बोला अपनी पत्नी के पापा को क्या कहकर बुलाते हो? उनको भी पापा ही कहता। मैं कि 5 ही हुए, छठा तो बता। बोला अंकल जी झूठ मत बोलना, कभी कभी मजबूरी में आपने गधे को भी पापा बनाया। मैं कि भाई ठीक है। क्या हो ये भाई? वास्तव में ही बहुत ही होनहार बच्चा है, जैसा बाप है वैसा ही बेटा है। और आजकल की तो जनरेशन का भाई साहब क्या बताऊं, मेरे अपने घर में मेरा सुपुत्र है, वो भी बड़ा कलाकार आदमी है। स्कूल जाते समय रोज उसका रोना पीटना, स्कूल नहीं जाऊंगा, 10 तरह के बहाने बनाएगा। और एक दिन मैंने देखा सुबह सुबह बड़ा फटाफट तैयार होकर के बोला फटाफट पापा मुझे छोड़ के आओ, बस आने वाली है। कि यार आज इतना एक्साइटेड क्यों लग रहा है ये स्कूल के लिए? मैं क्या हुआ भाई, तेरा कोई नया फ्रेंड बन गया है, क्या दिक्कत है? आज तो तू बहुत खुश नजर आ रहा है, आज तो तूने कोई बहाना नहीं बनाया, स्कूल नहीं जाऊंगा, कोई रोना पीटना नहीं किया। बोले पापा पापा स्कूल में ना नई टीचर आई है। मैं कि अच्छा फिर क्या हुआ? बोला बड़ी होट है। ये तो कहाँ क्या सीख रहा है ये? यार उसको धमकाया, मैं बेटा ऐसे नहीं करते, टीचर माँ के समान में होती है। बोला क्या पापा हर जगह अपना ही जुगाड़ भिड़ाने में लगे रहते हो? जय हो जय। मुझे लगा कि वास्तव में जो आज की जो जनरेशन है उसको इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है जहां पर हंसी हंसी में कोई ऐसी संदेश वाली बात बताई जाए। अभी जैसे संजय बंसल ने वाइंड अप करते समय जो कविता सुनाई, उससे कुछ लगता है कि हाँ कोई एक पॉजिटिव सोच, एक मैसेज गया है। बाकी सारी बातें आप याद रखो ना रखो। तब कहीं एक कवि को लिखना पड़ा, मैंने लिखा कि फैशन की लगी होड़ आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे? कि फैशन की लगी होड़ आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसे कैसे संस्कार बच्चों को सिखाओगे? क्यों फिल्मों में नंगापन गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे? कि फिल्मों में नंगापन गालियों का है चलन, आजादी के नाम पर और क्या दिखाओगे? दादा दादी नाना नानी खुद ही हुए कहानी, टूट रहे परिवार कैसे तो बचाओगे? और जब बोए हैं बबूल तो कैसे खिले फूल, अभी घर बैठ पछताओगे, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे, जागे नहीं अभी घर बैठ पछताओगे। और साहब समय को देखते हुए एक अगर समय है थोड़ा सा, तो एक मैं कविता आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हास्य व्यंग्य की कविता है, कहीं ना कहीं आपको समाज की विसंगतियों से भी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। एक विषय मैंने चुना, उस विषय को मैंने लगभग समाज के हर पहलू को छूने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी तो कुछ ना कुछ आप सोचने के लिए भी विवश होंगे। कविता आप लोगों के बीच में रखता हूं कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। आपने देखा होगा अक्सर शादियों में ये काम जूते चुराने का सालियां करती हैं, परंतु आज तक ये नहीं पता चला कि मंदिर के बाहर या मस्जिद के बाहर कौन साले आकर के जूते चुरा ले जाते हैं। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। मैं मन ही मन बिलबिलाया। अच्छा एक चीज और है, आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप वो जीपीएस आ गया और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, आप 2-4 क्लिक करो, आप किसी भी चीज को तुरंत विद इन सेकेंड्स लोकेट कर सकते हो। परंतु आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो मंदिर मस्जिद के बाहर खोए हुए जूतों को ढूंढ कर ला सके।
परंतु ये काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर सकते हैं और उन्होंने इस चीज का दावा भी किया है। आपको याद होगा अभी लॉकडाउन लगने से पहले रात के 8 बजे उन्होंने, अक्सर उनका यही फेवरेट टाइम स्लॉट है, 8 बजे ही वो आते हैं जब भी कोई ऐसी घोषणा करनी होती है। रात को 8 बजे वो आए थे टीवी पर और उन्होंने ये घोषणा की थी कि बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आप अपने जूते चप्पल आधार कार्ड से लिंक करवा लें तो उनको भी ढूंढ के ला सकता हूं। तो मुझे याद आई संजय भाई, कहीं दिलावर साहब ने लिखा था कि जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर, और हुए मस्जिद से गुम जूते हमारे, जहां से पाए थे खोए वहीं पर। शुक्रिया। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था, एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। मैं मन ही मन बिलबिलाया, पुजारी पर चिल्लाया। पुजारी ने कहा, श्रीमान क्यों होते हो परेशान, मंदिर पर इल्जाम लगाते हो, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, और उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, जो बन चुका है खुद लोकतंत्र के लिए खड्डा, क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा? उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा। व्यर्थ इतना शोर मचाया है, अरे सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया है। बोला यहाँ इस देश में लाखों करोड़ों अरबों के घोटाले हो जाते हैं और तूने एक जोड़ी जूते के पीछे आसमान सिर पर उठा लिया। बोला व्यर्थ इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया है। और पुजारी की बातों ने मुझे अंदर तक हिला डाला और मेरे कवि हृदय ने तुरंत जूतों पर पूरा पुराण लिख डाला। अब अपने दुखी मन की व्यथा आप सबको बताता हूं, और जूते को सिर्फ जूता समझने वालों, तुम्हें जूते की पूरी महिमा जी। तो साहब मैंने जूते पर पूरी रिसर्च की, और अगर आप लोगों में से कोई किसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हो तो उससे रिक्वेस्ट है, बाद में मुझे पीएचडी की उपाधि दे सकते हैं थीसिस लिखने के लिए। तो यहाँ से कविता शुरू होती है। हाँ। भाई ये तो वक्त बताएगा जूते पढ़ेंगे कि पीएचडी की उपाधि मिलेगी। आप शुरू करिए। अनुभव सारे हैं अपने को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम तो लोगों की टेंशन दूर करने के लिए आते हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। जी भैया, तो यहाँ से बहुत अच्छी कविता शुरू होती है। ये सिर्फ कविता की भूमिका में मैंने कुछ पंक्तियां कही कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। कि जूता जो कहने को तो सिर्फ, अच्छा आपने देखोगे जैसे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, ऐसे जूते के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं। कैसे कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। अगर यही जूता पानी में भिगो भिगो कर खिलाया जाए तो खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है। अगर यही जूता पानी में भिगो भिगो कर खिलाया जाए तो खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है, और हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगली पंक्तियां मैं रखता हूं, और जो अपने हाथ को रोक सके तो रोक करके दिखाना कि हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और जिस किसी को इन जूतों का प्रसाद माँ बाप या गुरुओं के हाथों मिल जाता है, तो यकीन मानना उसका तो पूरा यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। मगर गलती से अगर किसी को जूते खाने की लत लग जाए तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। और ऐसे लोग किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। वो ना प्यार की ना तकरार की, वो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। और जूते को जरा भी कम मत समझना।
अब इतिहास से एक उदाहरण आप लोगों के बीच में रखता हूं। आपको लगता है कि कोई तार्किक लॉजिकल बात मैंने आप लोगों के बीच में रख दी है, तो फिर से आप सभी का आशीर्वाद मांगता हूं कि जूते को जरा भी कम मत समझना। जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है, समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। जूतों के पूर्वज जिन्हें कभी चरण पादुका या खड़ाऊ के नाम से जाना गया था, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। पर जूता भले ही अपने मुंह से कुछ न कह पाता है, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। जूता जो बन चुका हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, जिंदगी में दिखाता न जाने कितने रंग है। मात्र कुछ उदाहरण आप लोगों के बीच में रखता हूं और फिर अपने काव्य पाठ को समेटने की कोशिश करता हूं कि जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है। कि जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है, क्योंकि कहा है कि जब बाप का जूता बेटे के पांव में आ जाए तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। और जरा भी हैरान मत होना दोस्तों, ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को फेल कर जाता है, क्योंकि सिर्फ सुंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। सही बात। सिर्फ सुंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। और जब कभी ये जूता बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के भाल पर सज जाता है, तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। सही बात। तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे मजनुओं के सिर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। ये जूता कभी यूं भी काम आता है, शुक्रिया, कि सरफिरे मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। और जिसका कोई नहीं बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। जिसका कोई नहीं बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। वर की तलाश में भटकता लड़की का गरीब बाप हो, या नौकरी की तलाश में सड़कों की धूल फांकता बेरोजगार हो, घिसा लेता है ये अपने तन को और अपनी जान पर खेल जाता है। नुकीले पत्थरों, राहों के कांटों या तपती रेत, सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। और सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। कैसे कि शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। और जूता चुराने के बदले शगुन के तौर पर इनाम भी दिया जाता है। और आजकल तो ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है। और आजकल तो ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है। वैसे ये जूता एक और काम में भी लाया जाता है, जब किसी बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के आदमी को हार बनाकर पहनाया जाता है। जब किसी बेआबरू और टेढ़े किस्म के आदमी को हार बनाकर पहनाया जाता है। और आखिर में एक राज की बात बताता हूं, कहने में थोड़ा शर्माता हूं कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। जय हो, जय जय जय। संजय भाई शुरू में कह रहे थे कि बाद में कहीं जूते खाने को नाम पड़े,
पर ये इस तरह के कार्यक्रम में जो ऑनलाइन कार्यक्रम है इसमें कम से कम जूते खाने का रिस्क नहीं है संजय भाई, इसलिए मैंने ये हिम्मत की। और वैसे वास्तव में मैं आपको बताऊं ये सच्ची घटना है। एक कार्यक्रम हो रहा था अपना भिवंडी में, तो वहां पर उस कार्यक्रम का संचालन संजय बंसल कर रहे थे और मैं मंच पर आया, मैंने एक कविता पढ़ी तो सामने से एक श्रोता ने जूता फेंक के मारा मंच पर। मैं घबरा गया, मैंने संजय भाई से पूछा, मैं संजय भाई बताओ आगे पढ़ना है या बैठ जाऊं? संजय भाई बोले एक जूते का करो भी क्या करोगे तुम, एक और पढ़ तो जोड़ा तो बनेगा कम से कम। तो आखिर में एक राज की बात बताता हूं, कहने में थोड़ा शर्माता हूं कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार जताता है। और अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है। कविता की अंतिम प्राण पंक्तियां आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जिन पंक्तियों के कारण इस पूरी कविता की रचना हुई वो पंक्तियां मैं आप लोगों की अदालत में रखता हूं, और आप बहुत ही गुणी और सुधी श्रोता है, मुझे उम्मीद है कि पंक्तियां आप तक पहुंचेंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। कि अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है, कि चाहे हो जूता या फिर जनता, कि चाहे हो जूता या फिर जनता, सिर्फ मंजिल पाने तक ही दोनों को फुसलाया जाता है। झूठे वादों की चिकनी चुपड़ी पॉलिश से चमकाया जाता है, और मंजिल मिलने के बाद दोनों को ही बिखराया जाता है। और आखिर में जूतों को मिलता है कोना, और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है। वाह वाह। तो शमा जी मुझे लगता है कि वाइंड अप कर देना चाहिए। अंतिम 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं। आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए, आप सभी को के प्रति धन्यवाद देते हुए कि आपने जिस तरह से, जितने उल्लास से हम लोगों को सुना, और जहां भी आपको अच्छा लगा आपने अप्रिशिएट भी किया, तालियां भी बजाई, ठाके भी लगाए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जहां पर भी हैं स्वस्थ रहें और अपने खुशहाल रहें। और ये 4 पंक्तियां अंतिम रखता हूं आप लोगों के बीच में कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले, कि भूल कर तकरार सारी आओ खुलकर अब मिले, बस जरा सी जिंदगी है क्या पता फिर कब मिले, सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दें थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले, मुस्कुरा दें थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू। ओवर टू पुनीत जी, क्षमा जी, जो भी इसमें कंक्लूड करना चाहें लास्ट में। धन्यवाद यशदीप जी, धन्यवाद संजय बंसल जी। संजय बंसल जी ने कितने दिल को छूने वाली बात कही कि बेटी को बेटा कह सकते हैं और बेटे को बेटा नहीं। बेशक सही बात है, बेशक। बात बिल्कुल दिल को छू गई और ये बात बिल्कुल सच है, सबने एक्सपीरियंस करी है। तो मजाक के अंदर एक ऐसी आपने बात कही कि बेटियों के प्रति सम्मान और आदर और बढ़े हमारा। और यशदीप जी ने तो जो बात कही जूते की महिमा, शायद वो माँ बाप के जूते ही हमको मिले जिसमें इतना ज्यादा प्रेम मिला। बहुत 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 धन्यवाद यशदीप जी और संजय बंसल जी, और बहुत धन्यवाद JSG पर्ल ग्रुप का, जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ, इतनी समझदारी के साथ आप सब सुना, आप सबने इतना प्रेम दिया। एक बात मैं कहना चाहता हूँ यशदीप जी कि हमारा जो JSG पर्ल परिवार है, ये परिवार है, 50 जनों का एक सामूहिक परिवार है, जॉइंट फैमिली है। 50 कपल, और उसका श्रेय जाता है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा और उनके श्रीमान श्री पदम कुमार जी जैन, और जिन्होंने पूरे परिवार को एक जोड़ के रखा है। तो इस परिवार की बिल्कुल बिल्कुल क्षमा जी, आपको सैल्यूट करते हैं हम। बिल्कुल। और एक बहुत ही अच्छा नेक कार्य करते हैं जी जी। इस महीने 2 बड़े अचीवमेंट हमारे परिवार ने किए हैं। एक श्रीमान संजय जी, जिनका प्रमोशन हुआ, एक कूल खील करके एंटीवायरस कंपनी है, आपने कभी जी बिल्कुल है जी, वो हेड मैं चाहूंगा कि सब जोरदार तालियों से। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई संजय जी को। और दूसरे जो हमारे यंग सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, श्रीमान स्वप्निल जी ठोले जी,
उनका, हाँ, जिन्होंने अभी हाथ उठाया, इनका भी कंपनी में प्रमोशन हुआ है। और DSD वर्ल्ड की अरे तरफ से वाह। आपको बहुत बधाइयाँ। बधाई हो, और बधाई हो, आपको बधाई भी हो। स्वप्निल जी बहुत बहुत बधाई। और आपका जी। फ्यूचर एकदम ब्राइट हो, एकदम आप तरक्की की राह पे चलें, ऐसा हमारा मत है। हमारे जी, ग्रुप में पुनीत जी, एक बहुत बड़ा मिक्स है। हाँ, 1 मिनट जी, मैं दोनों को बधाई जिनका प्रमोशन हुआ है, पर एक बात मैं ऐड कर दूं कि अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आपके कार्यालय में भी एक इस तरह का ऑनलाइन शो किया जा सकता है, हाँ। जहां सीधा कर ले। तो ताकि हमें सही में पता चले कि प्रमोशन हुआ, सिर्फ कार्यक्रम नहीं हुआ, सही में आपकी पोस्ट नहीं। सर, मैं कह रहा था ना, ये बचपन से ही होनहार है। जी नहीं, पुनीत जी प्लीज कंटिन्यू, पुनीत जी जी, प्लीज जी। कंटिन्यू। आज हमारे ग्रुप में बड़े होनहार, जैसे आपने कहा, बड़े यंग और होनहार लोग हैं। सबसे पहले मैं तो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं जिन्होंने 10th और 12th क्लियर किया है अच्छे मार्क्स से, उन सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, परिवार बधाई हो, को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। सबको बधाई। जी, सबको बधाई। सबके बच्चे आगे तरक्की करें। हमारे ग्रुप में बड़े टैलेंटेड लोग हैं। पंकज जी पाटनी, चार्टेड अकाउंटेंट, जो हमारे यहाँ पिंपरी चिंचवाड़ के सेक्रेटरी भी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट ग्रुप के। और इस तरीके से, मतलब मैं एक एक की अगर बात बताऊंगा तो 1 घंटा और लग जाएगा। इतना हमारे मोहित जी, आज उनका जन्मदिन है। मोहित भैया बिल्कुल का बिल्कुल, शुरू में जो हाथ जोड़ रहे हैं, एकदम यंग, डायनामिक, स्मार्ट। बहुत बहुत मोहित जी, बधाई। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, आपको हैप्पी बहुत बहुत बर्थडे। बधाई। बहुत बहुत आपने बधाई है हजारों मोहित जी साल, आपको जन्मदिन की। सर हैप्पी बर्थडे so मोहित much. जी। yes, आप जिए हजारों साल, इस तरीके से हमसे जुड़े रहे। मेरे छोटे भाई के जैसे हैं मोहित जी, और इनको बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम को कंक्लूड करना चाहूंगा। और यशदीप जी का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। यो हरियाणवी, संजय बंसल, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पुनीत भैया, हाँ जी। तो यशदीप जी, आपको आपका चेक चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, इसका एक और कारण ये भी है कि कल हमारे ग्रुप की प्रेसिडेंट शमा अजमेरा जी का बर्थडे है। अरे वाह वाह वाह। अगर आप एडवांस में शमा जी आपको बहुत बहुत बधाई। सुनिए, जी जी। अगर आप जब तक 4 लाइन ऐसी नहीं बोलते जिससे वो एकदम हंसेंगी, आपको चेक नहीं मिलेगा। हो जाए यशदीप जी, हो जाए, एक शमा जी के लिए हो जाए। देखो, शमा जी के लिए कुछ कहूं, वो तो फिर उनके मिस्टर इंडिया जो बैठे हुए हैं वो शायद नाराज हो सकते हैं। तो मैं अपने लिए ही, अपनी तारीफ में ही 4 शब्द कह देता हूँ, 4 लाइनें बोल देता हूँ। और ये अक्सर मैं सभी जगह बताता हूँ इस चीज को। और पदम जी, अगर आप भी मेरी सलाह पे अमल कर लें तो शायद आप भी कवि बन जाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा और सेविंग हो जाएगी, बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही यहाँ पर ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल कर सकते हैं। जब मैंने सरस्वती वंदना शुरू में पढ़ी थी, उसमें 2 नाम आए थे, कालिदास और तुलसीदास, बस उसको याद रखिएगा। और मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। भाई संजय ने बेटियों पर बात की तो बहुत अच्छा लगा, और सभी ने उस चीज को अप्रिशिएट भी किया। तब मैंने कहीं लिखा था कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। वाह 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 वाह। मैं भी वास्तव में बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, और सबसे ज्यादा अपने ससुर की बेटी का सम्मान करता हूं। और उससे भी अपने ससुर की छोटी बेटी का सम्मान करता हूं। सब पंक्तियां मैं समर्पित करता हूं जो कल जिनका जन्मदिन है, शमा अजमेरा जी के मिस्टर इंडिया पदम जी को, कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते।
इसको आप अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो लोग भी कवि बनना चाहते हैं, थोड़े से इंस्पायर हुए हैं हम लोगों से, तो निश्चित रूप से आप सभी का भविष्य उज्जवल रहेगा। आज पदम भैया रात को हैप्पी बर्थडे बोल देना। नहीं तो हो सकता है सुबह तक कवि बन जाओ। चलिए साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा कभी भी हमें मौका लगेगा तो हम आपको फिर से तकलीफ जरूर जरूर आपने स्वागत है आपका। और पर्ल परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप इस कविता पाठ की लाइन में आप बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़ा नाम हो आपका देश में, ऐसी हमारी एक कामना है, ऐसी हमारा एक आशीर्वाद है, ऐसी प्रशंसा है आपके प्रति। और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छोटे से मंच पे आपने बड़े मंच के कवियों ने आने का बहुत बड़ा मंच है आपका। मंच दिल से बिल्कुल बड़ा है। और ग्रुप का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने टाइम रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। Let us conclude this meeting, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.